एक मैं आपको इसका एक को बताता हूँ कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ के लगभग थी। ठीक है। और तब जब हमारे यहाँ अनाज जो पैदा होता था, एक आंकड़े के अनुसार 17 से 18 करोड़ टन होता था, जो केवल 180 दिन के लिए पर्याप्त होता था। बाकी 365 दिन में से 180 दिन के लिए ही हम अपने पूरे भारत के लोगों के लिए अनाज दे सकते थे। ठीक है। बाकी दिनों के लिए जो भोजन था उसके लिए हमारे देश को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, तब जाकर के हम अपने बाकी लोगों का पेट भरते थे। ये स्थिति थी। आज की स्थिति में जो हम 7-8 करोड़ टन तब अनाज पैदा करते थे, आज मेरे ही देश में 33 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन जनसंख्या तब 36 करोड़ थी, आज 140 और 45 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, जो कि पूरे विश्व में नंबर 1 पर हम पहुंच चुके हैं। ये अनाज जितना आज पैदा हो रहा है, निसंदेह इतना है कि अगर हम 2 साल तक कोई खेती न करें तो हमारे यहाँ के लोग, हम अपने यहाँ के लोगों को 2 साल तक अनाज दे सकते हैं और उन्हें भरपेट भोजन दे सकते हैं। ये स्थिति है। ये अच्छा है। लेकिन ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ। हमारा यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ। कोई भूख के लिए नहीं चिल्लाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसके जो इफेक्ट हैं, ये क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है हरित क्रांति का फल। जब हरित क्रांति आई थी और उसमें यह हुआ था कि अब हम अपने खेतों में 1 बोरे के बजाय हम 4 बोरे अनाज पैदा कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करें। और रासायनिक खाद आई, यूरिया, डीपीडी और कई प्रकार के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के बाद यूरिया और ये जो रासायनिक खाद है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया, जिस वजह से उत्पादन तो हुआ लेकिन वो खाने लायक नहीं है। हाँ, यही वक्त है, यही बात है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। भटिंडा पंजाब में है जी। और भटिंडा में जब ये हरित क्रांति आई थी और ये हुआ था कि हम रासायनिक खादों के द्वारा बहुत बड़ी उत्पादन हम पैदा कर सकते हैं, अपने खेतों से अनाज ले सकते हैं, तो वहाँ के लोगों ने खूब गेहूं बोना शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि उन्होंने जब वो रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो एक एक खेत में जहाँ 1 बोरा था वहाँ 4-4 बोरे अनाज पैदा होने लग गए। और ये हुआ कि हम पूरे भारत को केवल पंजाब ही जो है पूरा अनाज दे सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब एक रिपोर्ट आई कि भटिंडा के आसपास के गांव में एक आदमी जो है वो कैंसर का शिकार हो गया, और धीरे धीरे इतनी संख्या बढ़ गई कि उनका इलाज करना मुश्किल हो गया। तब सरकार को भटिंडा से और बीकानेर तक एक ट्रेन चलानी पड़ी, क्योंकि बीकानेर में तब कैंसर के इलाज का अस्पताल था, और वहाँ अस्पताल तक पहुँचाने के लिए इतनी लोगों की संख्या बढ़ गई थी कि ट्रेन की आवश्यकता पड़ी थी। बकायदा ट्रेन ही गवर्नमेंट ने, और उस ट्रेन का नाम था कैंसर ट्रेन। आज भी वो ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन के नाम से। ये उदाहरण है उस गेहूं का जिस गेहूं में हमने अनाधुंध जो है वो रासायनिक खाद का प्रयोग किया, और वही आज चल रहा है। सरकार कभी नहीं कहेगी कि इन खादों का प्रयोग न करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि इतने लोगों का अनाज का पेट कैसे भरें हम, और वही प्रभाव चल रहा है। आज हम कह रहे हैं इतना अनाज पैदा हो रहा है, सब खा रहे हैं। जो स्वास्थ्य पर हम कह रहे हैं, आप एक पेड़ की बात कीजिए, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, वो बीजों में जा रहा है, बीज हम पीस करके खा रहे हैं। फसल अच्छी हो, उस पर कीड़े न लगे, रासायनिक छिड़काव डाला जा रहा है, खतरनाक दवाइयों का प्रयोग छिड़काव हो रहा है। उसके बाद खरपतवार न हो, उसके लिए खरपतवार नाशक दवाइयाँ डाल रही हैं। एक खेत में आप कितने विषैले पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? वो सब जमीन में जाएगा, और जमीन के बाद मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से जड़ से होता हुआ उसी पौधे के अंदर हो जाएगा, और पौधे से जो हम अनाज लेंगे, फल लेंगे, वो हमारे अंदर जाएगा। आजकल देखिए सेब को पकाने के लिए सारे रासायनिक पदार्थों का स्प्रे होता है ताकि उसका रंग जो है बहुत अच्छा बन जाए। सारे सब्जियां जो हैं वो बेमौसम की हम पैदा कर रहे हैं,
उनमें सारे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग है। आज सारे विषैले रासायनिक पदार्थों से हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हम अनाज कम, हम बीमारियां, रासायनिक चीज़ों को ज़्यादा अपने पेट में डाल रहे हैं, और यही कारण है कि आज हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। अब आप फिर आ रहे हैं कि जैविक खेती करें, जैविक खेती करनी चाहिए। अब जैविक खेती करने के लिए हमें गोबर चाहिए, हमें कंपोस्ट खाद चाहिए। आप कहाँ से लाएंगे? जानवर तो हमने सब छोड़ दी, जानवर कोई पालना नहीं चाहता है, तो गोबर कहाँ से आएगा? जंगलों पर बैन लग गया है, वहाँ से पत्तियाँ वगैरह आप नहीं ला सकते हैं, तो कंपोस्ट खाद कहाँ से बनेगी? आज हम इस प्रकार की जिंदगी जीने लगे हैं कि आप कोई भी मिट्टी में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, तो जैविक खेती कहाँ से आएगी? हाँ, उत्तराखंड के पास अभी जो हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं, उनके पास अभी ऑप्शन है कि हम उत्तराखंड के हिमालय के क्षेत्रों की जो खेती है इसको जैविक के रूप में बदल सकते हैं और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन करके सामने उभर सकते हैं। लेकिन इसमें राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। अगर हमारे राजनीतिक लोग समझ जाएं कि वास्तव में हम अपने पहाड़ के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर जैविक की तरफ करना चाहते हैं, तो अभी हमारे खेत बचे हैं। अभी हमारे ऊपर के हिमालय के क्षेत्र के खेतों में इतनी ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं हुआ है। हम वहाँ अभी भी अपने जंगलों की पत्तियों को ला करके सड़ा सुड़ा करके जैविक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं और एक बहुत अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं, आर्थिक अपनी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अब खेती कोई करना नहीं चाहता है। सारे गांव भुतवा हो चुके हैं। 3000 से अधिक गांव में जो है लोग सब पलायन कर चुके हैं। वो खेत सब बंजर पड़े हुए हैं। कौन करेगा उन पे? जब हमारे यहाँ मंडुआ होता था तो पहले हमारे ज़माने में कोई मंडुआ खाने के लिए तैयार नहीं होता था और मंडुए का इतना उत्पादन होता था कि हमारे घर में कुठार के कुठार भरे रहते थे। कई महीनों तक, कई सालों तक हमारा पिछला जो मंडुआ होता था वो समाप्ति नहीं होता था, तब तक नया मंडुआ आ जाता था। हम उसको जानवरों को खिलाते थे, कोई लेने को तैयार नहीं होता था। हम बिना मुफ्त में उस मंडुए को लोगों को दे देते थे कि आप ले जाइए। आज वही मेंढवा 400 रुपया 500 रुपया किलो के हिसाब से बिकने लगा है। बिल्कुल। और उल्टा हमने अपने खेतों में मंडुआ बोना बंद कर दिया। तो इस तरफ तो सोचा जाना चाहिए ना, हम इस तरफ क्यों नहीं जाए? जब दुनिया जैविक की तरफ आ रही है तो जैविक के तरफ अगर हम आज बढ़ें तो हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम अपने खेतों में ही अपने स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं अपने बागवानी के माध्यम से, अपने उनके माध्यम से। रासायनिक जो खादें हैं उनका प्रभाव सीधे तौर पर लैंड पर पड़ता है। आपके ही किसी लेक्चर में मैंने कहीं व्याख्यान में कहीं सुना था कि आप विदेश में किसी एक देश की कहीं बात कर रहे थे जिसकी पूरी लैंड जो है रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल से खराब हो गई। वो कहाँ की आप बात कर रहे थे, थोड़ा वो बताइए आप। ये रासायनिक पदार्थों का प्रयोग से तो लैंड खराब हो गई ही, क्योंकि रासायनिक पदार्थ किसी भी रूप में कहीं नहीं। ऑस्ट्रेलिया की बात शायद आप, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, वहाँ भी यही था कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक माना जाता है। अच्छा। वहाँ के प्रेरीज और पंपास के बहुत बड़े बड़े मैदान हैं और ऑस्ट्रेलिया की जलवायु भी ऐसी है जहाँ की गेहूं सबसे होता था और गेहूं सबसे ज़्यादा विश्व को ऑस्ट्रेलिया से आता था। जब हमारे देश में अनाज की कमी पड़ी तो हमने ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ मंगाया। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया जो भटिंडा ने किया। उसने वही किया। जब रासायनिक खादों का प्रयोग होना शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी यहाँ खूब रासायनिक खादों का प्रयोग करके उसने कहा पूरे विश्व को गेहूं मैं दे सकता हूँ। और उसने अनादुन जब वहाँ रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो उसके बाद देखा उसने अनाज तो हुआ, लेकिन उसके कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद उसको अपनी उस पे कृत्य पे अफसोस हुआ कि हमने अपनी ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि इन रासायनिक खादों से पूरी मिट्टी इतनी खराब हो चुकी थी कि बिना बाद में आप रासायनिक खादों को डाले हुए फसल उगा ही नहीं सकते थे और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आपने इस बार इतना रासायनिक पदार्थ डाला तो अगली बार वो उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगली बार उससे और ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी आपकी फसल हो सकती है। और ये इस प्रकार से ज़मीन की जो मिट्टी थी वो पूरी प्रकार से विषैली हो गई
उसके बाद फिर उनको जब समझ आई तो उन्होंने कहा अब हमें इस चीज़ को छोड़ना पड़े। अब उन्होंने कहा कि ऊपर की मिट्टी हम सारी हटा करके अगर इसको रिप्लेस कर दें और नीचे की जहाँ तक वो नहीं पहुंच पाया है, उसका प्रभाव नहीं है, उस मिट्टी को ऊपर निकाल करके फिर अपनी खेती करना लग जाएं, तो उसका एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस मिट्टी को, इस रासायनिक खाद से जो सड़ी हुई मिट्टी है, इसको डालें तो डालें कहाँ। अगर समुद्र में डालते हैं तो समुद्र के जीवों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ढेर करते हैं तो उसका एक ढेर, इतना बड़ा ढेर बन जाएगा कि उसको, उसके लिए हमें उतनी जगह भी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सारे रासायनिक पदार्थों का जो प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है, वो केवल हम पर ही नहीं, जीवों पर ही नहीं, या समुद्री जीवों पर ही नहीं, वो पेड़ वनस्पतियों पर भी पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, वो सारे उन हमारे जो पशु पक्षी हैं इन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये भी तो आश्रित पेड़ पौधों पर ही तो हैं।